नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी एएलपी परीक्षा 2026 जिनका पेपर 13 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को है, उन साथियों के लिए आज के इस वीडियो में टॉप 50 साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। 2024-25 का जो सिलेबस रहा है, जो पैटर्न रहा है रेलवे का, वही क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो कि आपके पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 के आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेईई 2025 का जो आपका पेपर ग्रुप डी का हुआ है, उसमें जो लेवल रहा है क्वेश्चंस का, उसी लेवल को मेंटेन करते हुए आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो क्लास को कंप्लीट देख लेना है। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखते हैं क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। देखिए, ऊर्जा का जो 10% वाला नियम है, जैसे कि जब कोई भी मतलब कि पोषी स्तर या फिर ऊर्जा स्तर एक उत्पाद से दूसरे में जाता है, तो ये जो ऊर्जा है ये आपका 10% कम हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। ये जो नियम है ये देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैंडमैन। लैंडमैन ने इस नियम को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत ऊर्जा कम होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो याद रखिएगा 10% का। ठीक है, 10% कमी होता है भाई, कमी प्लस नहीं, 10% कमी होता है। तो ये नियम जो है लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, यानी आपको बताना है कौन सा एक पदार्थ है जो कि बायोडिग्रेडेबल ना, हाँ बायोडिग्रेडेबल है। बताइए। देखिए, कांच का बोतल, प्लास्टिक का कप, एल्युमिनियम फॉयल, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ऊन जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊन। नेक्स्ट है, निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। ये जो ऊष्मा इंजन आपको दिख रहे हैं, इसमें से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता था पहले की गाड़ियों में, अभी तो इसका उपयोग नहीं होता है भाई। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, पेट्रोल इंजन। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है और लगभग कितना दूर आपको सेंटर दिया गया है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। करेक्ट आएगा फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो कार की हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा है। तो याद रखेंगे, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है साथियों। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है। बताइए, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है। तो इसी को एक पारसेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक पारसेक। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, इसी को एक पारसेक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब बस अचानक से चलती है तो यात्री को पीछे की ओर धक्का लगना, यह किस नियम का उदाहरण है। सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा न्यूटन के पहले नियम का, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। बल की प्रकृति का पता हमें किस नियम से चलता है। बताइए, बल की प्रकृति का पता हमें किस नियम से चलता है। तो देखिए, F = ma, ये साथियों आप सभी को पता है बल का सूत्र होता है, और इसका पता हमें न्यूटन के द्वितीय नियम से चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम। न्यूटन ने गति के नियम कब दिए थे, यानी किस वर्ष में दिए थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, न्यूटन ने गति के नियम जो दिए थे वो 1687 में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और अगर आपसे पूछे किस पुस्तक में दिए थे, तो उस पुस्तक का नाम था फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। आप केवल प्रिंसिपिया नाम याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, याद रखना प्रिंसिपिया, आप ये नाम याद रखना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो 1687 जिस वर्ष न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। नेक्स्ट है, बॉल बियरिंग में कौन सा घर्षण बल काम करता है। बताइए, बॉल बियरिंग में कौन सा घर्षण बल है
जो कि काम करता है। देखिए बॉल बियरिंग में लोटनिक घर्षण बल कार्य करता है, लोटनिक घर्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोटनिक घर्षण। निम्न में से किसे माध्यम की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग। साथियों जो ध्वनि तरंग होती है ना, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि ध्वनि जो है ये वैक्यूम यानी निर्वात को पार नहीं कर सकती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ध्वनि तरंग। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग के गति की दिशा के अनुदिश हो तो वह क्या कहलाता है? तो इसी को तो अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जो कि ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है क्या कहलाता है? देखिएगा माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है इसको आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी। साथियों याद रखेंगे आवृत्ति करेक्ट आंसर है। कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जो समय लेता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जो समय लेता है इसको आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आवर्तकाल। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये ध्वनि वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रुप डी का पेपर हो रहा था, उसमें भी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ध्वनि का जो तारत्व है पिच, ये किस पर निर्भर करता है? तो उसकी आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान का एक पिंड जो कि r वृत्त की त्रिज्या में घूम रहा है, तो निम्न में से कौन अभिकेंद्री बल का सही सूत्र है? तो अभिकेंद्री बल का सही सूत्र होता है mv²/r। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ त्वरित होती है, तो उस पर लगने वाला बल कितना है? तो 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ त्वरित होती है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है? सिंपल सा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना, F = m/a। तो इसी से निकलेगा। आपको क्या निकालना है? बल निकालना है। F का मान निकालना हुआ है, m का मान यहाँ 10 kg दिया हुआ है और a का मान 4 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो 40 न्यूटन आपका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि बल का इकाई न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 40 न्यूटन। देखिए 400 न्यूटन का एक बल है जो कि 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगा है, तो उससे उत्पन्न होने वाला त्वरण बताइए वही सूत्र से, F = m/a। तो यहाँ पर F का मान आपको दिया हुआ है 400 न्यूटन। ठीक है, m का मान भी दिया हुआ है 50 kg। आपको एक्सेलरेशन का मान निकालना है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a = हो जाएगा 400/50। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान निकल के आएगा, क्योंकि त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है? साथियों उत्तल लेंस, दर्पण नहीं लेंस के बारे में बताना है। तो उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है? तो आभासी और छोटा। आभासी और छोटा प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाता है। याद रखना, उत्तल लेंस उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है जो कि अवतल दर्पण बनाता है। तो अवतल दर्पण देखिए माफ करना, उत्तल लेंस उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है जो कि आपका उत्तल लेंस पूछा है ना, हाँ, जो कि साथियों अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण वास्तविक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और छोटा ये नहीं बनाता है भाई, भले बड़ा बनाता है लेकिन छोटा नहीं बनाता है ना अवतल दर्पण कभी भी। तो याद रखिएगा आभासी और छोटा। देखिए ये जो आभासी और छोटा प्रतिबिंब है ये कौन बनाता है? तो ये तो अवतल लेंस बनाता है और उत्तल दर्पण बनाता है। यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा है, दर्पण नहीं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उत्तल दर्पण और लेंस में, तो छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब जो है ये उत्तल लेंस नहीं बनाता है, भले उत्तल दर्पण बनाता है लेकिन उत्तल लेंस नहीं बनाता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? देखिए स्नेल का नियम जो है ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, परावर्तन नहीं, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। उत्तल लेंस में ये क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट पेपर में आता है, ध्यान से देखिएगा। अभी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया था। उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। याद रखना 2f2 पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब किसमें बनता है? यानी जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है, ये आपको बताना है। देखिए करेक्ट होगा समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए राइट है,
प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। आगे देखिए, अगला है किसी वस्तु पर आरोपित बल, बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो साथियों, किसी वस्तु पर आरोपित बल, बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को ही तो कार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कार्य। कार्य की गति को कौन मापता है? तो कार्य की गति को कौन मापता है? कार्य करने की जो दर होती है उसको, उसी को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? F इंटू डी होगा। यहाँ पर F का मान 1, D का मान 1, मान भी आपका 1 आएगा। तो 1 जूल इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भाई किसका रासायनिक नाम है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट, निम्न में से किसके मिश्रण से अम्लराज बनता है? बताइए, इनमें से किसके मिश्रण से अम्लराज बनता है? तो अम्लराज के बारे में अगर हम बात करें तो HNO3 प्लस HCl, ठीक है, याद रखना। इसमें HCl 3 के रेशियो में और नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 के रेशियो में होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड और HCl। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? अभी मैंने बताया था, नाइट्रिक अम्ल 1 के रेशियो में और HCl 3 रेशियो में, यानी 1:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चूने का पानी यानी स्लैक्ड लाइम किसको बोलते हैं? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पता लग रहा है पढ़ रहे हैं तो कि क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं। देखिए, हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है यार, सिंपल क्वेश्चन है, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2n² में n का अर्थ क्या है? ये जो फॉर्मूला है 2n², मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है। तो ये जो n है इसका अर्थ क्या है? तो भाई n कक्षा का संख्या या फिर ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। तो कक्षा का संख्या या तो ऊर्जा स्तर, दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 4 कक्षाएं जो होती हैं KLMN, ये जो n है n², ये ऊर्जा स्तर यानी ये कक्षा के संख्या को ही दर्शाता है भाई। जैसे कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, वो तो इसी सूत्र से प्राप्त होता है ना। जैसे कि देखो, KLMN, इसका नंबरिंग आप दे दीजिएगा 1 2 3 4, ये सीरियल नंबर है इनका, ठीक है। अगर आपसे पूछे m कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो m, देखिए यहाँ 3 है ना, m का मान 3 है, तो n के जगह पर हम 3 रखेंगे, यानी 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गुने 2 यानी 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इस सूत्र से, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? देखिए, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी? तो भाई नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। चलिए ठीक है, आपको बताना है किस प्रयोग के द्वारा की गई थी। तो अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अल्फा कण प्रकीर्णन। निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक उच्च होता है? इनमें से कौन सी धातु है जिसका गलनांक उच्च है? देखिए, किस धातु का गलनांक उच्च है भाई? तो करेक्ट होगा साथियों लोहा का। लोहा अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, लोहा का। निम्न में से कौन सी धातु की तन्यता अधिक है? बताइए, इनमें से कौन सी धातु है जिसकी तन्यता अधिक है? तो देखिए, करेक्ट होगा सोना का। सोना तन्यता किसको बोलते हैं? कोई भी धातु को जब पतले से पतले तार में ढलना, उसी को तन्यता कहते हैं। तो सोना से आपको पता है सबसे पतले से भी पतला तार बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? धातु का जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो याद रखना, कोई भी धातु हो उसकी जो ऑक्साइड होती है ना, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है बोरेक्स या सोहागा कौन सी धातु का यौगिक होता है?
देखिए बोरेक्स का रासायनिक सूत्र अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा Na2B4, ठीक है, O7 विथ 10H2O होता है। तो इसमें अब देखो कौन सी धातु का यौगिक है, सोडियम का, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सोडियम। आगे देखिए वह यौगिक जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम कहा जाता है। तो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन में संयोजी उत्तकों की संख्या कितनी होती है? देखिए कार्बन में जो संयोजी उत्तकों की संख्या होती है वो होती है 4 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए साथियों। मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता पाई जाती है वो सेरिब्रम में पाई जाती है। सेरिब्रम जिसको बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। आपको बताना है हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? देखिए हृदय का जो बायां भाग होता है उसमें साथियों प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शुद्ध रक्त। चलिए आगे देखिएगा, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम है जिसमें कौन सा पाचक रस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो देखो पित्त रस जो होता है ना, बाइल जूस, इसमें साथियों कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पित्त रस। अगला है रक्त में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? बताना है आपको रक्त में इनमें से कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती। देखिए रक्त में श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, बी लसिका कोशिका, ये तो पाया जाता है। उपकला कोशिका रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपकला कोशिका। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है? बताइए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में यानी लीवर में। तो लीवर इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है, यकृत। इनमें से कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? बताइए इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम। अगला, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं किसके द्वारा? बताइए जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है ये संतान में किसके द्वारा लाए जाते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण किया था यानी क्रॉस किया था? बताइए देखिए मेंडल ने किस पौधे पर संकरण यानी क्रॉस किया था? तो वही याद रखिएगा, गार्डन पी पर। गार्डन पी यानी मटर के पौधे पर। गार्डन पी मटर के पौधे का ही अंग्रेजी नाम है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गार्डन पी यानी मटर के पौधे पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कोशिका का सबसे पहले पता किसने व कब लगाया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? बताइए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो भाई क्या होता है? देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और है कि किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो वह कौन सा कोशिका अंग है जहां से लाइसोसोम बनता है? करेक्ट होगा गोल्जी काय से। गोल्जी काय ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम जिसको कोशिका की आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका की पाचन थैली के नाम से जानते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। रात में भी आपको करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड क्लास करवाएंगे, जरूर देख लेना आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।